आज हम करेंगे भारतीय आधुनिक इतिहास का एक चैप्टर रिवाइज करेंगे आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थापना और उसका उदारवादी चरण आपका। ठीक है, तो देखिए 19वीं शताब्दी के छठे दशक में राष्ट्रवादी राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे वो एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए प्रयासरत थे आप लोगों का। तो ये बहुत लंबे टाइम से ये डिमांड एक थी तो सही आप लोगों का कि एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना होनी चाहिए आपका, लेकिन किसी कारणवश इसको जो मूर्त मतलब इसको जो असल में जो आपका बनाया वो थे आपका एओ ह्यूम। ठीक है, तो एओ ह्यूम ने 1883 में आप लोगों का भारत के जो प्रमुख नेता थे उनसे संपर्क स्थापित किया था और 1884 में उन्होंने आप लोगों का इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। तो अच्छा सा ये आपका फैक्ट है आपका। ठीक है, इस यूनियन ने आपका 1885 में इस यूनियन ने क्या कहा ना कि पूना में 1885 में एक आप लोगों का प्रतिनिधि सारे के सारे जो आपके राष्ट्रीय के जो विभिन्न प्रतिनिधि है उनका क्या होगा, एक आयोजन होगा और उस जो आयोजन का जो उत्तरदायित्व वो एओ ह्यूम को दिया गया था। लेकिन हुआ क्या आपका, पूना में आपका हैजा फैल गया था आप लोगों का। तो पूना में ये सम्मेलन होने वाला था और पूना में क्या हुआ आपका हैजा फैल गया, जिसकी वजह से ये सम्मेलन पूना में ना होकर कहाँ पर हुआ आपका, बम्बई में आयोजित हुआ। ठीक है, सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था आप लोगों का। ठीक है, यही सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था आप लोगों का। तो जो ये जो सम्मेलन हुआ था जो मुंबई में, इसी में आपका कांग्रेस का क्या हुआ, आपका गठन हुआ। ठीक है, तो एओ ह्यूम के अतिरिक्त आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मतलब सिंगल एओ ह्यूम ही नहीं, आप लोग का सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का भी इसमें क्या था आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ था आपका इसके निर्माण में। देखो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका, ये याद रखना है आप लोगों का कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथ में इसमें ना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो तब से लेकर कुछ इसके बाद आपका बहुत से राष्ट्रवादी नेताओं ने इसके मतलब प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की थी आप लोगों का। जैसे कुछ जो नेता थे वो थे आपका दादा भाई नौरोजी, ये सारे के सारे उदारवादी नेता हैं आप लोगों का। जैसे दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी आपका। बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम नेता भी थे जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, ठीक है, सुरेंद्र बनर्जी, तो ये कुछ आपके नेता हैं। ठीक है, अब कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर शिशु, तो ये कुछ आपके हैं। ठीक है, अब यहाँ समझना आप लोगों का, यहाँ पर कुछ फैक्ट आ रहे हैं आपका। देखो पहला फैक्ट ये आपका कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो प्रथम महिला स्नातक थी आपका कादम्बिनी गांगुली, तो उन्होंने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस का संबोधन किया था आपका। तो क्वेश्चन आपका वहाँ अच्छे से आपको समझना है आप लोगों का, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन घुमा के आते हैं आपका। ठीक है, तो वहाँ पूरी स्टेटमेंट देंगे तो प्रथम बार कांग्रेस की का अध्यक्ष, ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी ऐसा डाल देंगे आपका। कांग्रेस का संबोधन को हटा के क्या कर देंगे, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है आपका। तो ऐसा नहीं है, बस उनने क्या किया था वहाँ पर संबोधन किया था। ठीक है, एक नहीं होता आप लोगों का कि हम बोलते हैं आप लोग का, होस्टिंग करते हैं आप लोग, तो वैसे संबोधन किया था उनका। ठीक है, इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था क्योंकि इसमें राष्ट्रीय, तो देखो हुआ क्या ना आप लोग का, तब तक महिलाएं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन अभी क्या हुआ, एक महिला ने आपका संबोधन किया था। इसका मतलब है कि भारतीय जो आपका जो राष्ट्रवादी जो आप लोगों का युग था उसमें महिलाओं का भी आपका प्रवेश हो गया है। ठीक है, अब भारतीय महिला कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों एवं साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित होती थी। ये भी आपको याद रखना, मतलब ऐसा नहीं कि बस कि कांग्रेस ही आपका सब कुछ कर रही थी, सारी की सारी राष्ट्रवादी गतिविधियां, उनके अलावा भी प्रांतीय सभाएं होती थी, संगठन होते थे आपके छोटे मोटे आप लोगों का, समाचार पत्र और साहित्य तो पहले से ही थे आप लोगों का। ठीक है, तो क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? तो देखो कुछ आप लोगों का जो इतिहासकार है ना वो ये मानते थे आपका कि जो एओ ह्यूम है आप लोगों का, वो क्या थे, अंग्रेज शासन में एक काम करने वाले आपके एक सरकारी अधिकारी थे। ठीक है, वो जब यहाँ पर काम करते थे तो उनने ये देखा था, उनके हिसाब से ये था कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में बहुत बड़ा जन सैलाब उठेगा आप लोगों का, साथ में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विद्रोह हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो इस वजह से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने जो ये कांग्रेस की स्थापना की ना वो इसलिए की ताकि वो जो जन सैलाब उठ रहा है आप लोगों का, क्योंकि देखो जन सैलाब कब उठता है, जब बहुत टाइम से लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है आप लोगों का, और वो अचानक से सबके सब क्या आता है सड़कों पे अचानक से मतलब विद्रोह कर लेते हैं आपका। तो कांग्रेस की स्थापना से क्या होगा आप लोग, ये इनके हिसाब से कि कांग्रेस की स्थापना से जो भी इन लोगों के मन में होगा वो क्या करेंगे, ये निकालते रहेंगे आप लोगों का। ठीक है, जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है आप लोगों का, उसमें अगर ऊपर की अगर हम सीटी ना लगाए ना आप लोगों का, सीटी को अगर हम बंद कर दें आप लोगों का पूरा, तो होगा क्या, जो अंदर प्रेशर बनेगा उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं
आपका मिलेगा। जिस वजह से क्या होगा, आप गैस अगर जलाए रखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, जो वो पूरी की पूरी आपकी जो कुकर है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा आपका। तो सीटी लगाने का काम यही होता है कि जैसे ही अंदर प्रेशर बने तो वो बाहर निकल जाए आपका, ठीक है। और प्रेशर बन रहा है और बाहर निकल रहा है, तो वही आपका मतलब इनके हिसाब, कुछ इतिहासकार ये मानते थे आपका कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ये आपका इनका वो था आपका, ठीक है। तो तत्काल इसी लिए इन लोगों ने क्या किया, ह्यूम ने आपका भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना के लिए कोई भी रुकावट ना डालें आपका, ठीक है। अब कुछ इतिहासकार ना आपका, लेकिन इसके अलावा जो कुछ इतिहासकार है वो इस मत से आपका सहमत नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना केवल आपका सेफ्टी वॉल्व की वजह से ही हुई थी, ऐसा नहीं है आप लोगों का। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते थे कि आप लोगों का जो भारतीय जो राजनीतिक जो नेता थे आप लोगों का, वो लोग भी चाहते थे कि एक अखिल भारतीय संगठन हो आपका। लेकिन बात ये थी ना, अगर वो खुद से आपका एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करते तो सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है वो उनका साथ नहीं देती, उनका विरोध करती आप लोगों का और व्यवधान पैदा करती। अब हुआ क्या कि उन लोगों के लिए तो एक सोने पे सुहागा हो गया कि ब्रिटिश मतलब एओ ह्यूम ने खुद आके मतलब आप लोगों का एक अखिल भारतीय संगठन की क्या है निर्माण की बात की आप लोगों का। तो उनके लिए तो एक वो हो गया ना आप लोगों का सोने पे सुहागा, कि वो तो खुद ही चाहते थे आप लोगों का, खुद करते तो नहीं हो पाता लेकिन किसी और ने कर दिया आपका। तो इसकी स्थापना के पीछे ये आपका वो था, ठीक है, उद्देश्य। अब देखो, बिपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़ित चालक या उत्प्रेरक का काम किया। मतलब सारा का सारा रोल मतलब एओ ह्यूम का ही नहीं है, बस एओ ह्यूम ने क्या किया, एक कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया, पर उन्होंने एक क्या किया, इनिशिएट किया आप लोगों का इसको क्या कहते हैं, कांग्रेस को आप लोगों का। उसके बाद राष्ट्रवादियों को एक मंच मिल गया आप लोगों का, और वो जो सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी वो उसके बाद पैदा हुई आपका, ठीक है। अब कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे आप लोगों का, तो देखो प्रारंभिक चरण में ना इसके जो लक्ष्य थे वो बहुत छोटे थे आप लोगों का। ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में ही इन्होंने अपने स्वराज्य की मांग करना स्टार्ट कर दी थी, कि ऐसा कहा कि मतलब अंग्रेज़ों को, मतलब भारतीयों को शासन करना चाहिए, ऐसा नहीं था आपका कि कांग्रेस की स्थापना के टाइम ही ऐसा डिमांड्स की थी इनकी। तो प्रारंभिक चरण में जो इनकी डिमांड थी वो उतनी बड़ी नहीं थी, जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ठीक है, और भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, साथ में उनको राजनीतिक शिक्षा देना। मतलब उससे पहले तो ऐसा समझा जाता था, देखो भारतीय ना बहुत टाइम से राजा महाराजाओं के उसमें ही रहे हैं हम लोग थे आप लोगों का। तो वो लोग ये सोचते थे कि जो भी ऊपर से जो भी चीज़ें बन रही है ना आप लोगों का, वो हमको पालन करना ही करना है, मतलब हमारा कोई हक नहीं है कोई भी नियम कानून बनाने में। तो हम बिल्कुल भी राजनीतिक उसमें कोई भी मतलब अनभिज्ञ टाइप के थे आप लोगों का, ठीक है। तो राजनीतिक शिक्षा देना था आपका भारतीय जनता को, ठीक है। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना आप लोगों का, और देश के विभिन्न भागों में के राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य आप लोगों का जो बातचीत है उसको स्थापित करना, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, ठीक है। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन देना आप लोग का, तो उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को भी आपका वो करना आपका। एक समान, ठीक है, एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना। तो ये कुछ इसके क्या थे प्रारंभिक उद्देश्य। तो उतने हार्ड उद्देश्य नहीं थे आप लोग का, एक ठीक है, तो सरल सरल से ये उद्देश्य थे। अब आ रहा है आपके पास नरम दलीय कांग्रेस या कांग्रेस का प्रथम चरण। तो देखो कांग्रेस के चरण को 3 भागों में बांटा जाता है। तो उसका जो प्रथम चरण है वो है आपका नरम दलीय कांग्रेस आपका, या 1885 से 1905 तक का जो टाइम था उसको बोला जाता है आपका, ठीक है। अब इसका नरम दली क्यों बोला जाता है ना, क्योंकि इसमें जो मोस्टली जो इसमें जो नेता थे ना वो उदारवादी टाइप के थे आप लोगों का। मतलब वो लोग आपका जो भी आपका सरकार के सामने जब भी कोई मांग, मतलब कुछ भी जो सरकार के सामने जो भी रखने का उनका तरीका था, मांग रखने का तरीका, वो आप लोगों का संवैधानिक तरीके से करते थे आप लोगों का। कि पत्राचार भेज के कोई एप्लीकेशन डाल दिया आप लोगों का कि हम ये चाहते हैं, आप लोगों का पत्राचार किया, उनसे भेंट की, ठीक है। तो ऐसे कर मतलब बिना हिंसक अहिंसक तरीके और संवैधानिक तरीके वो अपनाए इन्होंने। कुछ मुख्य जो नेता हैं वो ये आप लोगों का जो उदारवादी नेता है, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, WC बैनर्जी, ठीक हो गया, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रासबिहारी घोष, आप लोगों का RC दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास उदारवादी उपागम। उदारवादी उपागम मीन्स होता है एक तरीके से सोच आपका, कि उदारवादी सोच आखिर थी क्या आपका। तो इनकी सोच ये थी कि कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर, ठीक हो गया, मतलब कानून के दायरे में ही रहेंगे, अहिंसक रहेंगे, और इसी से क्या करेंगे आप लोग, हम अपना प्रदर्शन करेंगे, मतलब सरकार को अपनी जो मांगे हैं वो दिखाएंगे, ठीक है। अब
उदारवादी ये भी सोचते थे आपका कि जो अंग्रेज भारतीयों को देखो, उदारवादी का एक ये भी था आपका कि जो अंग्रेज है ना, वो भारत देखो, उससे पहले भारत में शिक्षा का स्टार्ट हो गया था आपका। तो मैकाले की जो नीति थी वो आ चुकी थी आप लोगों का, शिक्षा नीति आप लोगों का। तो जो उदारवादी थे वो ये सोचते थे कि देखो, अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित तो कर ही रहे हैं आप लोगों का साथ में, लेकिन वो है क्या ना, अभी फिलहाल के लिए जो वो भारतीयों की जो प्रॉब्लम्स है उनसे क्या है, अनभिज्ञ। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, आपका ये प्रार्थना पत्र, याचिकाएं, सभाओं इत्यादि के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं, जिससे वो धीरे धीरे क्या करें, हमारी मांगे आपकी स्वीकार कर लें और जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या करें, सॉल्यूशन करें आपका। ठीक है, उनके ये थे, मतलब स्टार्टिंग में ये सब ऐसा मानते थे आपका। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादी दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण करते थे। तो दो प्रकार की नीतियां थी। जो पहली नीति थी वो ये थी कि जो भारतीय हैं उनमें राष्ट्र प्रेम और चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दे और उन्हें शिक्षित करना। ठीक है, साथ में एकता, मतलब जो राष्ट्र आपकी जो जनता है उनमें राजनीतिक चेतना लेके आना है, उनको शिक्षा देनी है आप लोगों को, और उनमें एकता स्थापित करनी है। और दूसरा ये था कि ब्रिटिश जनमत, जो ब्रिटिश लोग हैं या ब्रिटिश सरकार है, उसको भारतीय पक्ष में जो सुधार लेके आना है उसके लिए आपका एक्टिव बनाना, आपका वो प्रक्रिया प्रारंभ करना। ठीक है, वैसे राष्ट्रवादियों को प्रार्थना एवं याचिका पद्धति के लिए जाना जाता है आपका, क्योंकि वो प्रार्थना और याचिका करते थे आप लोगों का। बाद में जो उग्रवादी थे उनने इस बात से बहुत ज़्यादा वो था आप लोगों का, विरोध था आपका, अभी देखेंगे हम आप लोगों का। ठीक है, देखो, दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की थी आप लोगों का। तो अपने दूसरे, मतलब ब्रिटिश सरकार में आप लोगों का भारतीय जनता की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको उठाने के लिए उन्होंने क्या किया था आपका, लंदन में आप लोगों का 1899 में एक मतलब कांग्रेस की है एक ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की थी, जिसका नाम था आपका इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो वहाँ पर बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक इंग्लैंड में रहे हैं आप लोग का, वो क्या चाहते थे ना आप लोग का, वो ये चाहते थे कि जो 1992 है वहाँ पर उसका जो मतलब 1992 मतलब 1892 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लंदन में हो, वो ये चाहते थे आपका। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 1891 में वहाँ पर चुनाव हुए थे आपका। ठीक है, जिस वजह से उनकी ये मंशा इनकम्प्लीट रही आपका। ठीक है, तो देखो, उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है। अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित, देखो उदारवादी ये भी सोचते थे आप लोगों का कि ब्रिटेन के अभी साथ रहना ही हमारे लिए भलाई है, क्योंकि भारत अभी उतना ज़्यादा जागरूक नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो खुद से मतलब स्वराज की मांग कर सके, इतना वो नहीं हुआ है। ठीक है, अब उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान देखो, क्या योगदान था आपका, तो बहुत बड़ा योगदान तो बहुत ज़्यादा था आप लोगों का, क्योंकि एक तरीके से हमारा जो राष्ट्रवादी स्टेप है ना, उसका जो पहला जो फेज़ है वो उन्होंने तो उठा रखा है, उसके बाद ही चीज़ें ग्रो हो रखी ना। कोई जो सबसे चीज़ जो मतलब जो प्रयास करता है, जो किसी चीज़ को उठाता है, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो कुछ उदारवादी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी और दिनसा वाचा ने ना भारत के लिए, जो भारत में जो अंग्रेजों का शोषण था ना, उसको बहुत ज़्यादा वो किया था आप लोगों का, क्या कहते हैं, उजागर किया था। उनके हिसाब से जो भारत जो यहाँ है ब्रिटिश शासन, वो क्या करते थे आप लोग का कि वो सोची समझी रणनीति के तहत भारत में आए हैं। ठीक है, वो भारत से क्या करते थे, आपका कच्चे माल और संसाधनों का निर्यात करते थे अपने। आप यहाँ से क्या करते थे, कच्चे माल खरीदते थे, और वो जो कच्चा माल खरीदते थे उनको भारतीय बाज़ारों में ही, जब ब्रिटेन में सामान बना देते थे उसका, तो उसको दोबारा से क्या भारतीय बाज़ारों में ही क्या करते थे, बेच देते थे आप लोगों का। तो इस तरीके से उनने भारत को लूटा। तो यहाँ से कच्चा माल लेके जाओ, कच्चा माल सस्ते में लेके जाओ, और वहाँ से माल लेके आओ, उसको महंगे में बेच दो आप लोगों का। ठीक है, और साथ में जो भारत के जो वैसे इसके और भी वो थे आप लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार इन उग्रवादियों ने प्रयास किया कि एक सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जाए। ठीक है, अब और साथ में इन्होंने ये भी बताया ना आप लोगों का कि जो भारत में जो अंग्रेज जो अधिकारी हैं वो क्या बस वो जो वेतन तो लेते ही लेते हैं, साथ में उनके भत्ते होते हैं, और साथ में वो उपहार लिया करते थे, किसी जमींदार, बड़े बड़े जमींदारों से उपहार लेते थे आप लोगों का। तो वो भारतीय धन का बहुत बड़ा हिस्सा ना, वो लोग यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पर उनका क्या खर्चा होगा आप लोगों का, वो तो यहाँ रह रहे हैं आप लोग, उनका क्या खर्चा होगा, गवर्नमेंट उसमें रह रहे होंगे आप लोगों का, कंपनी के उसके अधीन थे वो लोग, क्या खर्चा होगा उनका, कुछ नहीं है आप लोगों का, बस खाना पीना वही है आप लोगों का। उसमें भी वो लोग क्या भारतीयों का उतना शोषण करते थे आप लोगों का, तो खर्चा तो बिल्कुल नहीं था। तो वो उनकी जितनी भी कमाई होती थी ना, उसका एक बड़ा हिस्सा वो क्या करते थे, इंग्लैंड में भेजते थे। अगर वो जो कमाई हो रही है उसको यहीं खर्च करते तो वो भी ठीक था आप लोगों का, कि यहीं पर खर्च हो रहा है तो भारतीयों को उससे कुछ फ़ायदा तो होता ही आप लोगों का। लेकिन वो जो पैसा कमा रहे थे उसका बड़ा हिस्सा, उसका ज़्यादातर जो पोर्शन था वो इंग्लैंड भेज देते थे। तो इसका मतलब है कि हमको तो कुछ फ़ायदा नहीं, जितना भी फ़ायदा है वो इंग्लैंड को हो रहा है आपका। ठीक है, इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर उदारवाद ने एक स्वर से सरकार से भारत की गरीबी को दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए आपका। पहला,
कि भारत में आधुनिक उद्योगों की तेजी से विकास हो, भारत में हो जो उद्योग है ना उनका विकास, जो लंदन में जितना विकास हो रखा है आप लोग का उद्योगों का, उतना ही आप लोग क्या भारत में भी हो तेजी से। साथ में ये भी था आपका कि दूसरा ये था आपका कि जो उद्योग हो ना आप लोग का, वो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का हम प्रयोग करें। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें थी जो इन्होंने उठाई थी आप लोग का, या इन्होंने, ठीक है, वो थी आपका भू राजस्व में कमी करना, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने, सैनिक खर्च में कटौती करने की मांग की गई थी आप लोग का। तो ये कुछ विस्तृत हुआ है आपका। ठीक है, अब व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार और अधिप्रचार। ठीक है, तो व्यवस्थापिका में क्या आपके वो थे, तो हुआ ये देखो, हमारे यहाँ उतना मतलब वो नहीं था आपका। देखो 1920 जब आपका द्वैत शासन लागू हुआ था आप लोगों का, तब तक आपका उससे पहले तक मतलब उतना ज़्यादा कोई व्यवस्थापिका का उतना कोई रोल नहीं था आप लोगों का। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आपका अधिनियम आया था आपका, ठीक है, वो था 1892 का आपका। लेकिन सर्वप्रथम 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे और एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक, ठीक है, और अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई थी 6 से 12 तक। ठीक है, अब इसके बाद आया आप लोग का ये आपका 1892। देखो हुआ ये ना आप लोग का, देखो 1861 में एक परिचय एक बन तो गया था आपका, लेकिन इसका उतना कुछ बड़ा रोल नहीं था, एक नामात्र का ही था। इसमें जितने भी भारतीयों की आपकी जो सिलेक्शन होता था वो बहुत ही कम होता था, बहुत ही अत्यल्प आपका। और उनमें भी जो ज़्यादातर होते थे वो क्या होते थे आप लोग का, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे या मतलब जो ब्रिटिशों के गुलाम टाइप के थे आप लोग का, उनका ही होता था, जो उनके भक्त होते थे आपका। ठीक है, तो एक इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रही है, देखो 1862 से 92 के मध्य 30 वर्षों की अवधि में केवल 45 भारतीय ही इस परिषद के सदस्य बने थे आप लोगों का। केवल 30 वर्षों में केवल 45 ही आप लोगों का क्या हुआ, जो केंद्रीय विधान परिषद है उसके सदस्य बने थे आप लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ है आप लोगों का, जो देखो अधिकांश धनी प्रभावशाली और अंग्रेजों के भक्त थे जो इनके सदस्य थे। कुछ नामात्र के बौद्धिक व्यक्ति थे या जो प्रख्यात लोग थे वो भी थे सदस्य, जैसे सर सैयद अहमद खान, कृष्णोदस पाल, VN मांडलिक, KN नुलकर, रासबिहारी घोष, ये कुछ थे आप लोगों का। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ बातें आपका। अब आते हैं आपका, थोड़ा सा देख लेते हैं आपका कि भारतीय परिषद अधिनियम क्या था आपका। तो भारतीय परिषद अधिनियम, देखो कांग्रेस की ना आप लोग का 1885 में जब इसका निर्माण हुआ, तो उसके बाद से ना आपका कुछ ज़्यादा ही आप लोग का इसका जो प्रभाव था ना भारतीय जनता में वो बहुत ज़्यादा पड़ने लग गया था आप लोगों का। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये लोग एक्टिव रहने लग गए थे आप लोगों का। तो हुआ ये, तो इसको कम करने के लिए, उनकी जो ये लोकप्रियता है इसको कम करने के लिए आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का निर्माण किया गया था। ठीक है, अधिनियम में आप लोगों का क्या हुआ था, एक तो जो वो सदस्य थी, जो केंद्रीय विधान परिषद था उसकी जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ा दिया था, 4 सदस्यों का इंक्रीज किया था आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों का 10 नहीं 12 से आप, अच्छा कम से कम 10 से अधिक 16 आपका कर दिया गया था। पहले कितना था आपका, पहले था आपका 6 से 12 था ना आपका, अभी देखा था हमने, तो पहले आपका 6 से 12 था, यहाँ 6 से 10 लिखा है आपका, 10 नहीं है 6 से 12। तो स्टार्टिंग में 6 से 12 था, बाद में क्या कर दिया था 10 से 16 कर दिया, मतलब कम से कम उस में 10 सदस्य हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सदस्य हो सकते हैं, मतलब 4 बढ़ाए गए, क्योंकि पहले 12 तक होते थे तो अब 16 तक, तो 4 सदस्य इंक्रीज़ हुए थे आप लोगों का। ठीक है, अब लेकिन हुआ ये आप लोग का कि जो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार प्रतिनिधि के सिद्धांतों को भारत में स्वीकार किए, भारतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन देखो होता क्या, उससे पहले तक जितना भी भारत का जो मनोनयन, जो भी भारत से जो जितने भी लोगों का जो चयन होता था आपका, वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा किया जाता था। लेकिन इस अधिनियम से ये हुआ कि इन्होंने ये कहा कि जो सदस्यों की जो अनुशंसा होगी ना वो विश्वविद्यालयों, नगर पालिका, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की जाएगी आपका। ठीक है, ये कुछ है। इस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट और वित्तीय मामलों पर बहस करने के सीमित अधिकार प्राप्त हुए। बहुत ही सीमित आपके अधिकार प्राप्त थे आप लोग को, बहुत ही सीमित। ठीक है, कुछ अधिकार थे, बहुत ही वो नामात्र के अधिकार थे, मतलब वो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं डाल सकते थे आपका। ठीक है, सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था आपका। ठीक है, लेकिन एक ये था कि आपका प्रश्न पूछने का एक अधिकार था कि जो सार्वजनिक हित के मामले हैं आप लोग का। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बात थी आप लोगों का कि उससे पहले तक ऐसा कोई भी वो नहीं था आपका। ठीक है, अब इसकी सीमाएं या इसके जो लॉस हैं या फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो ये थे
केवल 4 सदस्य की वृद्धि की गई थी, जो बहुत ही कम थी। आपका भारत इतना बड़ा देश है आप लोग का, और उसमें से केवल जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है भारतीयों को बस 4 सदस्यों का इंक्रीज़ हुआ है, तो ये बहुत मतलब एक तरीके से मजाक टाइप का है आप लोगों का, ठीक है। साथ में जो विधान परिषद में अभी भी जो सरकारी सदस्यों का बहुमत था वो बहुत ज़्यादा था आपका, जो गवर्नमेंट के जो थे ना लोग, उनका बहुत ज़्यादा आपका वो था आपका, ठीक है। पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में, तो और ये भी होता था आपका ना, जो ये बैठक होती थी इनकी, ये बहुत कम होती थी आपका। जैसे दे रखा है कि 13 दिन प्रति वर्ष, तो एक साल में औसतन 13 बार ही उनकी बैठक होती थी आपको, तो बहुत कम आपका, ठीक है। साथ में आपका क्या कहते हैं ये देखिए, इसमें कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी, तो जो 24 सदस्य उसमें केवल 5 सदस्य आपके गैर सरकारी थे आपका, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देखो जो गैर सरकारी जो सदस्य होते थे ना, जो एक तो सरकारी सदस्य हैं उनको तो कुछ अधिकार हैं आप लोगों का, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य है ना आपका, उनको बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने, बजट में कोई संशोधन करना है वो नहीं कर सकते हैं वो लोग, मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं आपका, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं आप लोगों का, या फिर विमर्शित प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते एक तरीके से, ठीक है। इतनी चीज़ें नहीं कर सकते थे वो आप लोगों का। तो ये कुछ आपके थे 1892 का क्या था आपका, ठीक है। अब इस में आप लोग का हुआ क्या ना, आप लोग का ये दिया तो गया, लेकिन इससे क्या थी आपकी, वो सहमत नहीं थे आप लोगों का, कौन आपके कांग्रेस वाले क्या थे आपके, इससे असंतुष्ट थे, और उन्होंने मांग की कि सबसे पहली मांग उनकी ये थी कि निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो, जो ये आपकी जो आपने केंद्रीय विधानसभा बनाई है उसमें क्या हो आप लोगों का, निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो, आपका बहुमत में भारतीय हो आप लोगों का, और उन्हें बजट नियंत्रण में अधिकार हो आप लोगों का, ठीक है। बजट नियंत्रण में उनका अधिकार होना चाहिए आपका। और उन्होंने नारा दिया था आपका, बिना प्रतिनिधित्व के करनी, अगर आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हो आप लोगों का, तो हमसे कर क्यों ले रहे हो आपका, ठीक है, हम टैक्स क्यों दे रहे हैं आपका, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांगा कि भारत को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश का दर्जा मिले आपका, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपका। विभिन्न देखो राष्ट्रवादियों ने इसके माध्यम से, आप लोगों का जो कांग्रेस था उसके माध्यम से विभिन्न भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश शासन में ध्यान में आकर्षित किया, ठीक है। अक्षम कार्यपालक जो कार्यपालिका थी उसकी खामियां उजागर की, भेदभावपूर्ण नीतियां और प्रस्तावों का विरोध करना, आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाने के लिए, ठीक है, इस परिषद का उन्होंने उपयोग किया। एक जो बड़ी सफलता थी आपकी वो ये थी कि यहाँ पर क्या हुआ ना, महिलाओं की भागीदारी थी तो आज तक नगण्य थी, लेकिन अब क्या हुई, मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी नगण्य रहती थी, लेकिन अब क्या हुई, आप लोगों का थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की रही है। मतलब वैसे भी मतलब फर्स्ट जो फेज़ था ना आपका, तो उसमें बस एक महिला आई थी ना जिन्होंने आपका कादम्बरी गांगुली, उन्होंने 1890 में आपका कांग्रेस को संबोधित किया था। तो प्रथम जो उदारवादी चरण था उसमें महिलाएं थी तो सही, लेकिन उनका उतना ज़्यादा मतलब नगण्य थी, बहुत कम थी आप लोगों का। लेकिन इसकी जो बात के जो फेज़ आएंगे ना उसमें अब जो महिलाएँ हैं वो भी आपका क्या होंगी, आप लोग का प्रत्यक्ष रूप से आपकी राजनीति में आएंगी आपका, ठीक है। सामान्य प्रशासनिक सुधार हेतु उदारवादियों के प्रयास, तो ये कुछ आपके प्रयास हैं आप लोगों का, ठीक है। तो सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण की मांग की थी उनने ये कहा था कि आपका जो सरकारी जो पद हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, इसमें भारतीयों का होना चाहिए सिलेक्शन आप लोगों का, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो लोगों का, जो ब्रिटिश लोगों का जो उसमें सिलेक्शन हो रहा है आप लोगों का, वो जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी वेतन आपके कमा रहे हैं, वो मतलब हमारे देश के उसमें काम नहीं आ रहा है वो, क्योंकि वो तो सब वहाँ भेज देते हैं ना लंदन। तो उन्होंने ये कहा कि जो सिलेक्शन होना चाहिए आपका उसका भारतीयकरण, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है, उन्होंने ये मांग की कि आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण हो, पक्षपातपूर्ण भ्रष्ट नौकरशाही, लंबी और खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना की उन लोगों ने। तो आक्रामक जो विदेशी नीति थी, जो ब्रिटेन सरकार की जो बहुत ज़्यादा आक्रामक विदेश नीति थी उसका भी उन्होंने विरोध किया आप लोगों का, ठीक है। जैसे उन्होंने वर्मा का अधिकरण किया था, अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है, ऐसे बहुत लोगों का दमन किया था आप लोगों का। तो इन सब का क्या किया था उन्होंने, विरोध। और फिर ये कुछ चीज़ें तो उनकी जो परमानेंट मांग थी आपका कि तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा व्यय की करो, कृषि पर जोर, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें। अब देखो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। तो नागरिक अधिकार क्या थे आप लोगों का, देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता और भाषण देने की स्वतंत्रता। तो ये कुछ आपके नागरिक अधिकार है जिनकी उन्होंने क्या किया, आपकी मांग की आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है।
साथ में आपका देखो ये कुछ चीज़ें हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन, तो चैप्टर थोड़ा क्लोजिंग में आ गया आप लोगों का। अब हम इनका थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं। तो देखो ज़्यादातर जो थे ना, जो ज़्यादातर मानते हैं इतिहासकार, वो ये मानते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं था आपका, कि भारत के मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इनने गेन नहीं की आपका, बहुत कम इनकी उपलब्धियाँ थी। लेकिन इनकी जो उपलब्धियाँ थी ना, उनको मतलब उनको नज़रअंदाज करना भी मतलब पॉसिबल नहीं है। जैसे उनकी कुछ उपलब्धियों में, ये कुछ उपलब्धियां हैं आपकी, उन्होंने क्या किया ना आपका, तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया। जो हमारे यहाँ का जो समाज था वो एक तरीके से नेतृत्वहीन था, तो उनको कांग्रेस ने क्या किया था उस टाइम, आपका नेतृत्व दिया था आप लोगों का 1885 से 1905 तक आपका, ठीक है। साथ में भारतवासियों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी जो भारतीय है वो आप लोग का क्या है, आप लोग का वो एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, और उनका एक ही शत्रु है, कौन है, अंग्रेज, ठीक है। उन्होंने आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया, आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का भारत में शासन भारतीयों के हित में होना चाहिए आपका, ये भी कहा आप लोगों का। उन्हीं के प्रयासों से विदेशों, विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिल सका आपका, ठीक है। अब है इसमें जनसाधारण की भूमिका, कि लोगों की क्या भूमिका थी। ऐसे फर्स्ट फेज़ में ना लोगों की बहुत कम भूमिका थी आपका, क्योंकि जो ये उदारवादी जो लोग थे ना, इनका ये मानना था आपका ज़्यादातर, मोस्टली मतलब स्टार्टिंग फेज़ में, मतलब बाद में तो फिर भी थोड़ा जनता का रोल होने लगा था, लेकिन जो स्टार्टिंग में था ना, वो ये मानते थे आप लोग कि भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा है, मतलब भारत के बीच में अभी एकता नहीं है आप लोग का, ठीक है। उनके हिसाब से ये था आप लोग का, और उनकी जो सोच है आप लोग का वो क्या है आपका, संकीर्ण है, ठीक है। तो फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी क्या की थी, आपकी उपेक्षा की थी, ठीक है। तो उदारवादियों का मत था कि राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने से पहले जातीय विविधता के कार्यों को एकीकरण आवश्यक है। मतलब उनके हिसाब से ये था कि जितनी भी ये जो सोच है आपका कि जातीय विविधता है या जो संकीर्ण सोच है, इसको पहले हटाना चाहिए, तब जाके उनको क्या करें आपका, राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में उनको हम जोड़ें आपका, ठीक है। बाद में लेकिन व्यापक जन समर्थन मिल गया था आप लोग का, ठीक है। अब है आपका ब्रिटिश सरकार का क्या रूप था आपका। देखो स्टार्टिंग में तो सहयोग वाला था, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सेफ्टी वॉल्व वाले थ्योरी से किया गया था आप लोगों का ना, तो स्टार्टिंग में डफरिन ने भी आपका अनुमति दे दी, तो स्टार्टिंग में तो सहयोग था। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, इनकी जो आवाज़ थी वो बुलंद होती गई, तो इनका विरोध भी करने लग गए थे वो लोग, ये विरोध तथा आलोचना तीव्र कर दी गई थी, ठीक है। वो साथ में ना जो कांग्रेस थे, वो राष्ट्रवादी को क्या कहते थे, राजद्रोही ब्राह्मण, देशद्रोही विप्लवकारी, ये क्या कहते थे आप लोग का। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था के कहा था आपका, ठीक है। और बाद में वो क्या कांग्रेस का ये था कि आपका फूट डालो और राज करो वाली नीति आपने उन्हें अपनाई बाद में आप लोगों का। तो कांग्रेस में इससे पहले तक ना आपका जो मुस्लिम, सिख, ये सब का सब, दलित, ये सारे के सारे लोग थे उसमें आप लोगों का। तो बाद में फिर कांग्रेस ने क्या किया, फूट डालो, मतलब सब में फूट डालो और राजनीति करो वाला वो था आप लोगों का। तो ये कुछ है आप लोगों का ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कल हम देखेंगे आपका इसका नया चैप्टर आप लोगों का, राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 तक।